प्यारे बच्चों, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने के लिए जा रहा है और जब तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं खुल रहा है तब तक आप लोग हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग के लिए, जनरल कंपटीशन के छोटे बच्चों के लिए, जूनियर क्लास के बच्चों के लिए जो CHS का तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का तैयारी करते हैं। आप लोग अपना घर में रहेंगे सभी बच्चे और इसको अध्ययन करेंगे और आप अपना बुक से भी अध्ययन करेंगे। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्यों के द्वारा निर्मित की गई सभ्यता को आर्यन सभ्यता कहते हैं। चूंकि इस काल में वेदों की रचना हुई, इसीलिए इस काल को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1500 से लेकर 600 BC तक के काल को वैदिक सभ्यता का काल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ये मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक संस्कृति का अभ्युदय हुआ। पॉइंट नंबर 2, वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। पॉइंट नंबर 3, इसकी टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 BC तक के काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक संस्कृति को 2 भाग में बांट दिया गया है। ऋग्वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर 600 BC तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, जबकि 1000 से लेकर 600 BC तक के काल को उत्तरवैदिक काल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और आर्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। पॉइंट नंबर 6, आर्यों के मूल निवास स्थान में सर्वाधिक मान्य मत माइक्स मूलर के द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया में बैक्टीरिया को माना गया है। पॉइंट नंबर 7, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग और उपवेद आते हैं। पॉइंट नंबर 8, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग की संख्या 6 है। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पॉइंट नंबर 9, वेद का अर्थ पवित्र ज्ञान होता है। वेद का अर्थ नॉलेज पर एक्सीलेंस होता है। पॉइंट नंबर 10, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल में संकलित किया गया है। पॉइंट नंबर 11, ऋग्वेद के स्त्री मंत्रों के रचयिता लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और कक्षावृत्ति हैं। ये स्त्री ऋग्वेद में मंत्रों की रचयिता थी। पॉइंट नंबर 12, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिंधु नदी ये आर्यों का सर्वप्रमुख नदी था। पॉइंट नंबर 13, आर्यों का दूसरा महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा भी कहा जाता है, नदियों की माता, जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। पॉइंट नंबर 14, ऋग्वेद में गंगा नदी की उल्लेख 1 बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। पॉइंट नंबर 15, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा किया गया, जो कि सूर्य के पुत्री सावित्री को समर्पित है। 16, पॉइंट नंबर 16, ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का सर्वप्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। मतलब पुरंदर का मतलब हुआ जो किला को तोड़ने वाला, और उसकी स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूक्त है। पॉइंट नंबर 17, दूसरा प्रमुख देवता थे अग्नि,
जिसके स्तुति 200 बार किया गया है। और तीसरा प्रमुख देवता थे वरुण, जो कि जल का प्रतिनिधित्व करते थे। पॉइंट नंबर 20, सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। पॉइंट नंबर 21, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था, जो कई परिवार मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, और विश्व जो है ये मिलकर जन का निर्माण करते थे। पॉइंट नंबर 21, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित थी। पॉइंट नंबर 22, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो होता था वो गले का हार होता था, पहना जाता था, उसे कहा जाता था निष्क, माने गले का हार। पॉइंट नंबर 23, ऋग्वैदिक आर्यों में देवता को 3 भाग में बांटा गया, आकाश का देवता, पृथ्वी का देवता और अंतरिक्ष का देवता। जैसे सूर्य ये आकाश के देवता थे, अग्नि ये पृथ्वी के देवता थे, और इंद्र ये जो है अंतरिक्ष के देवता थे। पॉइंट नंबर 24, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह ये प्रचलन में नहीं था। पॉइंट नंबर 25, ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पॉइंट नंबर 26, ऋग्वेद में पनियों का उल्लेख मिलता है। पनी मतलब जो व्यापार करता है, इसका उल्लेख मिलता है। पॉइंट नंबर 27, ऋग्वैदिक काल में ऑफिसर को रत्निन के नाम से जाना जाता था, मतलब पदाधिकारी को रत्निन कहा जाता है। 28, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है अधिकारी ये पुरोहित होते थे, और राजा के बाद उन्हीं का स्थान होता था, पुरोहित का। पॉइंट नंबर 29, वैदिक काल में पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान होता था, मतलब सेनापति का। पॉइंट नंबर 30, ऋग्वैद काल में प्रशासन कबीले के प्रधान के द्वारा चलाया जाता था, जिसे राजन या राजा भी कहा जाता था। पॉइंट नंबर 31, वैदिक काल में सभा में ग्राम के विशिष्ट लोग भाग लेते थे। पॉइंट नंबर 32, ऋग्वैदिक काल में कबीले की आम सभा को समिति कहा जाता था, और इसके प्रधान को ईशान कहा जाता था। पॉइंट नंबर 33, ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला कर, राजा को दिए जाने वाला जो टैक्स होता था उसको बलि कहा जाता था, उसको बलि कहा जाता था, राजा को दिए जाने वाला टैक्स को। उसके बाद पॉइंट नंबर 24, दुर्ग के प्रधान को पूरब कहा जाता था, और चारागाह के अधिकारी को ब्राजपति कहा जाता था, और परिवार के प्रधान को कुलपति कहा जाता था, तथा ग्राम के प्रधान के, ग्राम के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामनी कहा जाता था, ये वैदिक काल में। पॉइंट नंबर 35, ऋग्वैदिक राज्यों को जन कहा जाता था, और ऋग्वेद में जन शब्द की चर्चा 275 बार किया गया है। पॉइंट नंबर 36, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना ये उत्तर वैदिक काल में हुई। पॉइंट नंबर 37, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद। पॉइंट नंबर 38, अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 39, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है, जिसे होत्री, उद्गाता, अर्धियु और ब्रह्मा कहा जाता था। होत्री पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि को जलाकर ऋग्वैदिक मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे, और उद्गाता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते थे, और अर्धियु वर्ग के पुरोहित यज्ञ के कार्यकांड में विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान कराते थे, और ब्रह्मा ये पुरोहित यज्ञ का निरीक्षण करते थे, अथर्ववेद के होते थे। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण इस देवता का महत्ता कम हो गया और इसका स्थान ले लिया प्रजापति।
मतलब आदि पुरुष ब्रह्मा, प्रजापति मतलब आदि पुरुष ब्रह्मा, और इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता प्रधान थे, उसके जगह पर उत्तरवैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ले लिए, जिसे आदि पुरुष ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जावालो उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आज 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जावोलो उपनिषद में ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य में वर्णित 4 आश्रम में से अधिकतर लोग गृहस्थ आश्रम में ही अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुआ। जो कौन किस गोत्र का है, ये उत्तर वैदिक काल में इसका स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, गोत्र शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन का पाला जाना, उसे ही गोत्र कहा जाता है। वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 50, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, परंतु विधवा विवाह आंशिक रूप से प्रचलन में था। 51, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सामाजिक स्तर में ऋग्वेद काल की अपेक्षा पराभव हुआ। 52, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 53, उत्तर वैदिक काल में लोहे के अर्थ में श्याम अयस या कृष्ण अयस का उल्लेख मिलता है। उस समय में वैदिक काल में विभिन्न प्रकार का यज्ञ को संपन्न कराया जाता था, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ, ये साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा से राजा करते थे। अश्वमेध यज्ञ, जैसे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग, ये अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इनका पुरोहित का नाम था पतंजलि। बाद में हम पढ़ाएंगे जब शुंग वंश में आएंगे तो। उसके बाद होता था वाजपेयी यज्ञ। इसमें मनोरंजन, राजा जो थे मनोरंजन के लिए रथ दौड़ किया करते थे, इसी को कहा जाता था वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद होता था सौत्रामणि यज्ञ, इसमें जो है सो सूरापान किया जाता था। और उसके बाद होता था राजसूय यज्ञ, जिसमें जो है राजा राज्याभिषेक के समय जब राजा गद्दी पर बैठते थे उस समय राजसूय यज्ञ का संपन्न किया जाता था। उसके बाद खड दर्शन, माने उस समय 6 था। कौन कौन? पहला सांख्य दर्शन, जिसके रचयिता थे कपिल मुनि। दूसरा योग दर्शन, जिसके प्रतिपादक थे पतंजलि। तीसरा न्याय दर्शन, जो थे गौतम का। चौथा जो है वैशेषिक दर्शन, ये कणाद के था। उसके बाद 5वां था पूर्व मीमांसा, जैमिनी का। और उसके बाद था उत्तर मीमांसा, ये बदरायन का। इसी प्रकार ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों का नाम, जैसे ऋग्वैदिक काल में जो नदी का नाम था और अभी वर्तमान में, जैसे ऋग्वैदिक काल में नाम था सतुद्री, अभी उस नदी का नाम है सतलज। उसी पर सेकंड पुरुषनी, उसका अभी का नाम है रावी नदी। तीसरा कुभा, उसका नाम है काबुल। चौथा कुर्मु, उसका अभी का नाम है कुर्रम। 5वां सुबास्तु, उसका नाम है स्वात। 6ठा विपस, उसका अभी का नाम है ब्यास नदी। 7वां ऋग्वैदिक काल में था वितस्ता, जिसका अभी का नाम है झेलम। इसी पर सिकंदर और पुरस के बीच, इसी पर झेलम नदी पर युद्ध हुआ था, जिसमें पुरस की पराजय हुआ था, जिसे हाइड्रास्पीज का युद्ध भी कहते हैं, या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। उसके बाद गोमती, अभी है उसका नाम गोमल। जैसे लखनऊ जाए किस नदी पर है, तो गोमती नदी पर। उसके बाद सदा नीरा, अभी उसका नाम है गंडक, जो कि बिहार में बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अस्कनी, जिसका अभी का नाम है चिनाब। हम आप लोग के लिए धीरे धीरे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। सभी बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई करेंगे। हम भी जो है
हर एक किताब से क्वेश्चन खोज कर आप लोग के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद यूट्यूब पर आपके लिए क्वेश्चन को लोड करते हैं। सभी बच्चे जितना भी कंपटीशन के होंगे वो तैयारी करेंगे, और सीनियर क्लास के बच्चे जिनका जो है बिहार मेंस दरोगा होने वाला है, उसके बाद एसएससी इंटर लेवल वाला मेंस का एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए भी हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम मेहनत करेंगे और आप लोग के लिए क्वेश्चन लोड करेंगे। आप लोग भी घर पर रहकर मन से पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।